नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे सफर के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, रविवार की रात जिस प्रकार से हिडेनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई और उस दूसरे रिपोर्ट के भीतर जो भारत के बारे में दूसरी रिपोर्ट है हिडेनबर्ग की, वो करीब 1.5 वर्ष बाद आई है। उसने सेबी की पूरी कार्य प्रणाली के ऊपर, यानी भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो सांविधिक संस्था है भारत में, जो नियामक प्राधिकरण है, उसके ऊपर जिस तरह से सवालिया निशान खड़ा होने लगा है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और कल जब मार्केट खुलेगा तो फिर मार्केट कितना गोता लगाएगा, किस हद तक निवेशकों का इसका नुकसान हो सकता है, इस बात की कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। जो लोग शेयर मार्केट के भीतर पैसा लगाते हैं उनको ये बात पता है कि इस खुलासे के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, बल्कि निफ्टी ही नहीं, बल्कि इस बात के खुलासे के बाद इन संस्थाओं को कंट्रोल करने वाली संस्था ही यानी सेबी ही जब सवालों के घेरे में फंस चुकी है, इनसाइड ट्रेडिंग की बू आ रही है वहां से, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौर में मामला कितना संगीन है। और इस दौर में अडानी ग्रुप सीधे सीधे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर आरोप लगाया। और सबसे बड़ी बात क्या, सेबी ने अपनी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने जिस जांच का आदेश हिडेनबर्ग की पिछली रिपोर्ट के बाद 2023 के भीतर दिया था, 2 मार्च 2023 को, अगर तारीख हम सही बोल रहे हैं तो क्या उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से झूठ कहा गया था? क्या सुप्रीम कोर्ट को उस दौर में मिसगाइड करने की कोशिश की गई थी? एक तरफ ये अवमानना का भी मामला बन सकता है, अवमानना की भी, दूसरी तरफ इस देश में बड़े घोटाले की इससे कहीं ना कहीं महक भी आ रही है। इस सबसे आगे निकल करके देखिए तो इस भारत देश के निवेशकों का, देश के आम लोगों का, एक ऐसे दौर में जब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जुमला पूरे देश में उछाला जाता है, उस दौर में इतने बड़े घोटाले की यदि महक आने लगे तो लोगों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और इस पूरे खेल के ऊपर से पर्दाफाश या पर्दा हटने की जरूरत देश के 142 करोड़ आम जनता वाले इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों को जरूरत है इस चीज को, इससे पर्दा हटने की। जैसा कि सबको पता है कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट एक शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है, लेकिन वो साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी को लेकर के भी एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट भी निकालती रहती है। अब तक 2017 से लेकर के 2000 वर्तमान समय तक पिछले 6-7 सालों में उसने 16 रिपोर्ट जारी किया है। 16 में 2 रिपोर्ट भारत के लिए है, दोनों में अडानी समूह का नाम जुड़ता है। पिछले साल जो एक रिपोर्ट आई थी मार्च के महीने 2000, उस रिपोर्ट के भीतर साफ साफ कहा गया था, साफ साफ आरोप लगाया गया था कि भारत में अडानी समूह के द्वारा शेयर मार्केट के भीतर लिस्टेड जितनी भी कंपनियां, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के शेयरकों के साथ जो है उसके साथ धोखाधड़ी करके अडानी समूह ने $100 मिलियन से ज्यादा पैसे बटोरे हुए थे। खैर, ये उसके आरोप है, हमारे आरोप है नहीं, यही बात हमारा आरोप नहीं है। आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तमाम सारे तथ्य इकट्ठे किए। मैं फिर से एक बार आपको कह रहे हैं कि ये मेरा आरोप नहीं है, मेरा दावा नहीं है, ये दावा हिंडनबर्ग रिसर्च का है। कुछ फैक्ट्स ने उसने दिया, कुछ स्क्रीनशॉट भी उसके साथ उन्होंने लगाया है। उन सारी बातों को आपके सामने बताने की आज कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हिंडनबर्ग ने भारत में शेयर मार्केट के नियामक और सेबी के डायरेक्टर माधवी भुज के ऊपर ही सवाल खड़े करते हैं। माधवी भुज जैसे कि आपको मालूम होगा सेबी की वर्तमान डायरेक्टर है, और इससे पहले वो ऑल टाइम मेंबर भी थी, चेयरपर्सन डायरेक्टर पहले थी, अब चेयरपर्सन। तो जब वो चेयरपर्सन है सेबी के अंदर माधवी जी, तो स्वाभाविक सी बात है इनसाइड ट्रेडिंग की इजाजत उनको नहीं। इनसाइड ट्रेडिंग ही भारत में अपने आप में एक संगीन अपराध है, लेकिन क्या हिंडनबर्ग जो दावा किया वो इनसाइड ट्रेडिंग करती थी माधवी जी? क्या वह दावा हिंडनबर्ग की सही है? हिंडनबर्ग की ही बात अगर करते तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या कुछ कहा था वो बात पहले करते, फिर बाकी बातों करते हैं। कौन सी 2 कंपनियों से सीधे सीधे माधवी भुज और उनके पति धवल भुज के नाता जुड़ रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है? आप जान जाइए कि आमतौर पे सेबी के चेयरमैन IAS या IRS, भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय राजस्व अधिकारी ही जो है सामान्य तौर पे इसके अध्यक्ष बनते रहे। लेकिन माधवी भोज के मामले में कोई यूपीएससी पास करने जैसे कोई टैग उन पे लगे होने की सूचना अब तक तो हमें नहीं मिली है कि वो यूपीएससी पास किए हुए हैं, ऐसा मुझे तो जानकारी नहीं है। लेकिन अब आते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, उनके आरोप के ऊपर। संक्षेप में आपको बताते हैं आरोप। पहला आरोप क्या है, सेबी चेयरपर्सन माधवी भुज एक इनसाइडेड ट्रेडर थी, जिसमें विनोद अडानी ने संदिग्ध ऑफशोर फंड कहते हैं, संदिग्ध ऑफशोर फंड के माध्यम से फंड का इस्तेमाल किया हुआ था।
और अगला आरोप होता है माधवी भुज ने अपने पति धवल भुज के नाम पर इनसाइड ट्रेडिंग की। तीसरा आरोप लगता है उनके ऊपर ब्लैक स्टोन, एक कंपनी है जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद आपको के साथ करेंगे। ब्लैक स्टोन की पैरवी के लिए REIT बना करके REIT का पैरवी किया। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से जो कंपनियां रजिस्टर्ड है, उनकी पैरवी माधवी भुज ने की। और माधवी भुज ने जिनकी पैरवी किया उसके पक्ष में माहौल बनाया, उसमें उनके पति भी जुड़े हुए थे, या खुद तो नहीं लेकिन उनके पति जुड़े हुए थे। इसके लिए उन्होंने FURU फुरू का इस्तेमाल किया। जो लोग शेयर मार्केट में एक्सपर्ट है, फुरू का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के पास अंदर की सारी जानकारियां होती है कि कौन सा शेयर चढ़ने वाला है, कौन सा शेयर गिरने वाला है। एक तरफ से इनसाइडर का ही मामला होता है, संक्षेप में भी उसे लोग आम बोलचाल के भाषा में उसको फुरू को ठेठ फुरू भी कहते हैं। जाली गुरु, जाली गुरु वास्तविक कैसे हो सकता है जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन हो। आरोप तो माधवी भुज के ऊपर ही है कि उन्होंने अपने पति के नाम से इस तरह का ट्रेडिंग किया है। अगला आरोप, चौथा आरोप होता है माधवी भुज की अडानी ग्रुप से के साथ इतनी नजदीकियां हैं कि उसमें $10 मिलियन उनकी कुल जमा पूंजी, माधवी भुज की कुल जमा पूंजी $10 मिलियन है। $10 मिलियन का मतलब हो जाता है करीब करीब 84 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 84 करोड़ रुपए यदि आप $10 मिलियन उनके तनख्वाह से मिली है। उनके सेबी के चेयरमैन को कितनी तनख्वाह मिलती है? भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह भी अगर देखे तो कोई 20 वर्ष भी राष्ट्रपति पद के ऊपर भारत में रह ले तब भी उसकी तनख्वाह 84 करोड़ नहीं हो सकती। 84 करोड़ रुपए तनख्वाह भारत के भीतर कौन सा व्यक्ति उठा सकता है? किसने अपनी नौकरी के दौरान इतना, सरकारी नौकरी के भीतर इतना पैसा उठाया होगा? ये बात आप सोच करके बताइएगा कि इतना 84 करोड़ रुपए तनख्वाह के जरिए $10 मिलियन यानी 84 करोड़ रुपए किसके पास है? हिंडनबर्ग की यह भी दावा होता है कि जो कोई भी सूचना है वो अपने इस रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित किया है, वो सारी सूचनाएं उसको भारत में उपलब्ध उनके सोर्सेज के माध्यम से उन्होंने अपनी जानकारी के रूप में हासिल किया। अब बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या क्या आरोप बतौर इनसाइडर ट्रेडर माधवी भुज और उनके पति धवल भुज के ऊपर लगाया गया। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो सेबी के भीतर पदाधिकारी हो खुद और उसके पति या फिर उसके घर के लोग इस तरह के कामों में अगर लिप्त हो तो निश्चित ही तौर पे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों की टकराव का भी कहीं ना कहीं मामला है। और वहीं दूसरी तरफ इनसाइड ट्रेडिंग का भी मामला, एक संगीन अपराध तो बनता ही बनता है हमारे देश के भीतर। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के भीतर बोला गया कि माधवी भुज उनके पति धवल भुज के पास ऑफशोर फंड जो था, ऑफशोर फंड के अंदर जो निवेश किया गया जिसमें हिस्सेदारी उनकी थी, वो ऑफशोर फॉर्मूडा जो संदीप बरमूडा और मॉरिशस के फंड में इसको, ये यही फॉर्म है जिसमें गौतम अडानी के रिश्तेदार, उनके विनोद अडानी उनके रिश्तेदार, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये वही सब फंड है जिसमें इनकी हिस्सेदारी है जिसको विनोद अडानी इस्तेमाल करते हैं। और आगे इसके आगे क्या लिखता है, माधवी भुज और धवल भुज ने 5 जून 2015 को सिंगापुर के भीतर IP प्लस फंड 1 के साथ एक अकाउंट खोला था। इस फंड के नाम के खाते को 2013 में शुरुआत की गई थी और 2019 में इसको खत्म कर दिया गया था। तो वहां पर उन्होंने माधवी भुज और धवल भुज ने एक खाता 2015 के भीतर खोला था। आगे बताते चले उस समय माधवी भुज सेबी के भीतर नहीं मौजूद थी। आगे होता है IIFL, एक कंपनी होती है। इस IIFL का जो डिक्लेरेशन है, उसकी जो घोषणा है, इसको आप सामने में देख सकते हैं कि IIFL की घोषणा को, IIFL की घोषणा ये बताती है कि इन्वेस्टमेंट सोर्स के रूप में सैलरी को बताया गया है, वेतन जी, मासिक वेतन $10 लाख जो आप $10 मिलियन जो आप ये सामने देख सकते हैं, यानी करीब करीब 84 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में। काश इतनी सैलरी किसी नौकरी में किसी को अगर मिलता है तो फिर कोई भी व्यक्ति उस परीक्षा की तैयारी शुरू कर देता कि 84 करोड़ रुपए जहाँ सैलरी मिलता है। लोग क्या जरूरत है कि सच बताने की किसी को। 2 नंबर के पैसे अगर 1 नंबर के रास्ते से 84 करोड़ रुपए अगर मिले तो निश्चित तौर पे इतनी मेहनत करना, शायद तमाम तरह की बातें, देश हित के बारे में जानकारी देना, शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती।
अगर 84 करोड़ रुपये आपको भी अगर सालाना अगर मिलने लगे या फिर उनको अपनी सैलरी से पूरे जीवन में मिल जाए। खैर, हिंडनबर्ग की आरोप है, और जब हिंडनबर्ग के आरोप लगाए गए इस रिपोर्ट के भीतर, तो सबसे पहली बात ये होती है कि सेबी के चेयरमैन माधवी भोज के ऊपर आरोप लगना। ऐसे चेयरमैन के ऊपर जिस चेयरमैन के अडानी ग्रुप या फिर किसी भी ग्रुप के साथ, अडानी नहीं होते तो किसी और ग्रुप के साथ भी अगर होता तो ये अपने आप में एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता, क्योंकि इन आरोपों में यदि दम है, सच्चाई है, तो फिर निश्चित ही तौर पर इससे बड़ा आर्थिक गुना इस देश के भीतर सत्ता के कथित संरक्षण के भीतर नहीं हो सकता है। वो भी स्वाभाविक सी बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के भीतर से भी सौंप रही है, सत्ता की मंजूरी के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मंजूरी के बिना तो जाता नहीं होगा। ये बात तो समझने वाली बात है, क्योंकि सरकारी वकील ही उनके तरफ से बहस करते हैं। तो सरकारी वकील जब बहस करेंगे, सरकारी वकील जब सेबी की तरफ से पेश होंगे, तो उनके पॉलिटिकल जो मास्टर हो ही नहीं सकता, जो कि उनको नहीं पता जो सुप्रीम कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स जो सौंप रहे हैं वो सही है गलत है। पिछले साल तो लिपापोती करके क्लीन चिट दे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था इस तरह के बाहरी आरोप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इस बाहरी आरोपों के ऊपर हम जांच नहीं करा सकते। लेकिन आप तो इतना संगीन आरोप है कि बिना जांच कराए कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और जांच की बात के साथ साथ दो महत्वपूर्ण बातें और भी इसके साथ जुड़ती है। आखिर दो कंपनियां, इस ब्लैक स्टोन और एक अगोरा पार्टनर करके जो है, और ब्लैक स्टोन और अगोरा पार्टनर्स का क्या रिश्ता है इस पूरे मामले से, कैसे संलिप्त हुआ ब्लैक स्टोन और अगोरा पार्टनर से, दोनों कंपनियों का माधवी भुज और उनके पति धवल भुज के साथ क्या रिलेशन है, जरा इसकी भी तफ्तीश से पड़ताल करके देखते हैं कि आखिर क्या है मामला। क्योंकि इसको समझने के बाद सत्ता के भीतर बैठे हुए लोग जो माधवी भुज और धवल भुज को इस पद पे लाने वाले जो थे माधवी भोज को, उनको भी कहीं ना कहीं कान खड़े हो जाएंगे कि आखिर किस गलत आदमी को सेबी के अंदर बैठा दिया। आमतौर पे भारत देश के अंदर परंपरा रही कि इस तरह के आरोप जब लगते थे सबसे पहले इस्तीफा होता है। आज जो आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए हैं, इस आरोप के ऊपर माधवी भोज की प्रतिक्रिया भी एक आई है, उन्होंने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी समूह के भी प्रतिक्रिया निकल के आई है, उन्होंने भी सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन जब सीरीज से खारिज किया गया इन मामलों को, तो सबसे बड़ी बात है कि सेबी के ट्विटर हैंडल को उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों, यानी उनको बंद क्यों किया गया तत्काल प्रभाव से, सेबी के ट्विटर हैंडल को। ये सवाल लोग पूछते हैं कि आखिर इस ट्विटर हैंडल को इस दौर में बंद करने की नौबत क्यों आई है। खैर, बात उसके आगे की जिन दो कंपनियों का बात हम आपके साथ किए, ब्लैक स्टोन अगोरा पार्टनर्स, वो पहली बात की अगोरा की कर लेते हैं कि ये सबसे दिलचस्प जानकारी होगी, तब आपको ये बात पता चलेगा कि सच में हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं माधवी भुज पे, वो यूं ही लगा दिए या फिर इस आरोप में कुछ दम है, कुछ सच्चाई है। पहली बात अगोरा पार्टनर की अगर करते हैं, अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के बीच जब माधवी भुज सेबी के भीतर होल टाइम मेंबर थी, उसी दौरान उनके पास सिंगापुर कंसल्टिंग फॉर्म अगोरा पार्टनर्स के भीतर 100% की 100% की हिस्सेदारी थी। 100% यानी 100% की हिस्सेदारी। उसके बाद आगे सुनिए कि मार्च 2022 के भीतर सेबी के चेयरमैन बनने के बाद माधवी भुज ने उसके 2 हफ्ते के बाद मार्च 2022 में जब उन्होंने सेबी का चीफ का जब कार्यभार संभाला, उसके 2 हफ्ते के बाद माधवी भुज ने इस कंपनी के शेयर को, मतलब अधिकतर शेयर को, अधिकांश शेयर को अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया, धवल भुज के नाम ट्रांसफर कर दिया था। आगे सुनिए, अगोरा पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड 2 मार्च 2015 के भीतर सिंगापुर के भीतर रजिस्टर्ड किया गया था। अगोरा पार्टनर, ये अगोरा पार्टनर जो कंपनी है, जिसने पहले माधवी भुज की 100% हिस्सेदारी हुआ करती थी, चेयरमैन बनने के बाद उसने अपनी हिस्सेदारी को अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया। इस कंपनी को 2015 के भीतर सिंगापुर के भीतर में रजिस्टर्ड किया गया था। इसके आगे एक और सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए कि अगोरा पार्टनर्स के अलावा भी अगोरा के नाम से एक और कंपनी लिस्टेड है। अगोरा के नाम से एक और कंपनी है जिसका नाम होता है अगोरा एडवाइजरी। अगोरा एडवाइजरी के नाम से है, रजिस्टर्ड है, और इसके भीतर माधवी भुज जो सेबी चेयरपर्सन है, उनके 99% हिस्सेदारी है। 99% हिस्सेदारी माधवी भुज के अगोरा एडवाइजरी के भीतर होता है। इसके आगे एक बात और आपको बता दें कि इनके पति जो माधवी भुज के जो धवल भुज है, उनके पति इस अगोरा भुज के जो उनके डायरेक्टर थे अगोरा कंपनी के। मामला 2022 में इसमें $2,61,000 का रेवेन्यू
हासिल किया था। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसको देख लीजिए। 2000 यूएस डॉलर का $2,61,000 का रेवेन्यू मिला अगोरा एडवाइजरी नाम के दूसरी कंपनी को। पहली कंपनी जिसका इस केस में सीधा इन्वॉल्वमेंट है वो अगोरा पार्टनर्स है, और दूसरी कंपनी जिसमें जिसका इस केस के भीतर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है, उसके भीतर 99% हिस्सेदारी माधवी भुज की है और उनके पति इसमें डायरेक्टर हैं। 2022 में यह अगोरा एडवाइजरी नाम की कंपनी ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया। और ये रेवेन्यू कितना है? इस रेवेन्यू का मतलब ये निकलता है कि जो इनके सैलरी है माधवी भुज की, उसके करीब करीब 4.5 गुना। इस कंपनी का काम क्या है? अगोरा एडवाइजरी का इतना पैसा आ गया, ये बात तो हमको नहीं पता, आप लोगों को अगर पता होगा तो जरूर बताइएगा। लेकिन अगर दूसरी कंपनी ब्लैक स्टोन की अगर बात करें तो ब्लैक स्टोन के बारे में आपको आगे बता दें कि माइंड गेम और नेक्सस एक ट्रस्ट है, इस दो कंपनियों को ब्लैक स्टोन यहाँ पर स्पॉन्सर करती है। दोनों की कारनामा भी आपको बताएंगे, खास करके नेक्सस वाली। तो ये ब्लैक स्टोन बड़ी कंपनी होती है। ब्लैक स्टोन के भीतर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ किया वो भी आपके सामने बताएंगे। लेकिन ब्लैक स्टोन का क्या रिश्ता है इस कंपनी का, इस बात को समझ लीजिए। माधवी भोज के साथ इनका क्या सेबी के चीफ के साथ क्या रिश्ता है, क्यों इनको इनसाइड ट्रेडिंग मान रहा है। अगोरा के केस में आप देखा क्यों हिंडनबर्ग ने इसको इनसाइड ट्रेडिंग माना, और अब इसको ब्लैक स्टोन के केस में भी इसको समझिए। ब्लैक स्टोन एक REIT की एक इन्वेस्टर है। REIT के उसके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट जो भी है, उसके इन्वेस्टमेंट में से एक है ब्लैक स्टोन, जो दो कंपनियों नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और एक और को स्पॉन्सर करती है। सेबी चीफ जो इस तरह के कंपनियों को रेगुलेटरी बूस्ट देने के लिए वो कोशिश करती रही है, यह आरोप है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। सेबी की चीफ माधवी भुज ब्लैक जो कंपनी है उसको रेगुलेटरी बूस्ट देने के लिए वो कोशिश करते रहे। यहाँ पर ये भी टकराव का मामला, क्योंकि बतौर सेबी चीफ, बतौर सेबी के पदाधिकारी, आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी शेयर, उसके जहां हितों का टकराव दिख रहा है वहां पर आप बूस्ट नहीं कर सकते। ये इनसाइडर ट्रेडिंग के कैटेगरी में ही आता है। और ये उसके चीफ रहते, माधवी भुज के सेबी चीफ रहते हुए उनके पति धवल भुज को ब्लैक स्टोन का सीनियर एडवाइजर भी बना दिया गया। यानी ब्लैक स्टोन कंपनी के भीतर सीनियर एडवाइजर के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? माधवी भुज की पति धवल भुज की। इसके आगे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया कि माधवी भुज की सेबी चीफ रहने के दौरान कई ऐसे काम किए गए जिसको ब्लैक स्टोन को सीधा फायदा पहुंचा। और जब सीधा फायदा पहुंचा उसके भीतर, तो उसमें तो एक बात तो प्रमोट करने का भी एक आरोप लगा था कि किसी सेमिनार में उसके कुछ कंपनियों को प्रमोट भी किया जा रहा था जिनको स्पॉन्सर करती है। एक दिन पहले की घटना, जब रिपोर्ट आनी थी, मैं जो उससे कुछ ही घंटे पहले जो काम किया है ब्लैक स्टोन के द्वारा प्रमोट की जा रही, उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड की जा रही कंपनी नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट ने, उस नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट ने वो अपने 33 करोड़ यूनिट ब्लॉक डील के जरिए आप ध्यान दीजिएगा, 33 करोड़ यूनिट ब्लॉक डील के जरिए 4,550 करोड़ में आनन फानन में बेच दिया उसको। आपको मालूम होगा कि कल सुबह एक दिन पहले ही भारत के बारे में बड़ा खुलासा करने की बात की थी हिंडनबर्ग ने, और उसके बाद जिस कंपनी को ब्लैक स्टोन स्पॉन्सर करती है, जिसमें सीनियर एडवाइजर के पद पर जिस ब्लैक स्टोन कंपनी में जो है सेबी चीफ माधवी भुज के पति धवल भुज काम करते हैं, उस कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड कंपनी ब्लॉक डील के जरिए अपनी 33 करोड़ यूनिट को 4,550 करोड़ में आनंद फानंद में ही उसको बेच देती है। आपदा आने से पहले अवसर को तलाश लिया गया कि रिपोर्ट आ रही है, उससे पहले जल्दी बेचो, नहीं तो उसके बाद मार्केट खराब हो सकता है। ये पूरा का पूरा खेल है, पूरा का पूरा मामला है, जो अब तक एक चीज जो इसमें रिसर्च किए, जो अब तक मिला, उस सारे सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी रिपोर्ट मेरे साथ आया, वो सबको हम पढ़ के देख करके आपको बताने का प्रयास किए। अब आप सोच करके देखिए कि आपको लगता है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी सिटिंग जज के द्वारा कराई जानी चाहिए। यदि ये गड़बड़ झाला सामने निकल करके आता है तो क्या इसके ऊपर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप तो लगा दिए हिंडनबर्ग ने, मेरा दावा नहीं है, दावे और प्रतिदावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। माधवी भोज और धवल भोज ये इसको नकार रहे हैं। अगर इसको नकार रहे हैं तो सेबी की ट्विटर को क्यों बंद किया जा रहा है? ये सवाल तो लोग पूछेंगे। जब नकार रही हैं तो फिर ऐसे में अगोरा पार्टनर्स के साथ, ब्लैक स्टोन के साथ अपने रिश्तों को लेकर के क्यों नहीं खुल करके कहती हैं? कैसे उनके पति डायरेक्टर बन जाते हैं? कैसे उसके पति के नाम से जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको विनोद अडानी का क्या रिश्ता जुड़ता है उनके साथ? ये तमाम सारी बातें इस दौर में, आज के दौर में इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दौर में कोई सोच ही नहीं सकता कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में जा करके प्राइवेट किसी व्यक्ति की तो हिम्मत नहीं जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके वो झूठ कह दे। और ये तमाम सारे लोगों में हिम्मत नहीं हो सकती है, होनी भी नहीं चाहिए। इस तरह के गलत काम करने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के सब एक झूठ बोल देना। क्या सर्वोच्च न्यायालय में झूठ कहा गया? क्या सर्वोच्च न्यायालय को भी इसके ऊपर मजबूर किया गया कि वह ये कह दें कि बाहर के फॉर्म या फिर न्यूज़पेपर्स में कुछ आ जाता है तो उसको जांच की जरूरत उस पर नहीं है? बिना जांच कैसे इस देश के लोग इस बात को मानेंगे कि कुछ भी नहीं होगा? और जब कुछ नहीं हुआ तो आखिर अगोरा पार्टनर और ब्लैक स्टोन के साथ माधवी भोज और उनके पति धवल भोज का रिश्ता क्या होता है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इनसाइड ट्रेडिंग की तरफ एक बहुत बड़ा संकेत है, और इस संकेत की तरफ देखना यह है कि अब सरकार क्या कार्रवाई करती है। अब तो लोग यह भी सवाल करने लगे हैं कि आखिर संसद की कार्रवाई जो 12 अगस्त तक चलनी थी, अचानक उसको 9 अगस्त को ही कैसे खत्म कर दिया गया? क्यों खत्म कर दिया? अंदेशा तो कहीं नहीं था कि रिपोर्ट आ रही है तो 12 तारीख को भारी हंगामा हो सकता है संसद के भीतर। ध्यान दीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर सबसे पहले आरोप जब लगते हैं तो इस्तीफा होता है। भ्रष्टाचार के आरोप चाहे राजनीति के भीतर शामिल लोगों के ऊपर लगे या फिर ये आरोप जो है किसी पदाधिकारी, किसी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगे। वाणिज्य मंत्री पी चिदम्बरम पर 1992-93 के दौरान में ऐसा ही आरोप लगा था। उसके बाद उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या माधवी भोज का इस्तीफा हुआ है? क्या उनके पीछे खड़े हुए लोग, जिन लोगों की ताकत के बूते इस तरह का खेल वो कर सकती हैं, क्या उन लोगों का इस्तीफा हुआ है इस दौर में? ये सारे सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आखिर होना चाहिए इस्तीफा या नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी देखते रहिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।